हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। दोस्तों, अम्ल क्षार की अगर कहीं बात आती है तो हमें कुछ डेफिनेशंस याद आने लगती हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में तीखे हुआ करते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कंप्लीट है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है। बट है क्या दोस्तों, इन डेफिनेशनों से अम्ल क्षार के सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती। इनके सभी गुणों को बहुत अच्छे से समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अनेक थ्योरियां प्रस्तुत की गई। इन थ्योरियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 3 थ्योरियां हैं, जिनमें आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लुईस संकल्पना सबसे प्रमुख है। कंप्लीट है, क्या है आर्हीनियस थ्योरी, लुईस संकल्पना और ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, पहले की तरह फिर से मैं यहां पे एक बात बोलूंगा कि मैं इस पूरे वीडियो लेक्चर का जो पीडीएफ नोट्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। वहां से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस वीडियो में जो भी नोट्स हैं उन्हें और मेरे द्वारा इस दिए गए लेक्चर को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आपको अम्ल, क्षार, लवण बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। कंप्लीट है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, अगर आर्हीनियस अवधारणा की बात करें तो इन्होंने इस अवधारणा को 1887 में प्रस्तुत किया था। इन्होंने बोला था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन का त्याग करते हैं, मींस H हाइड्रोजन आयन का जो त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। कंप्लीट है, जैसे हमने क्या किया, इन्होंने बोला था वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मींस H प्लस का त्याग करते हैं, कंप्लीट है, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एसिटिक अम्ल CH3COOH, HCl, ठीक है, H2SO4, HNO3, ETC, कंप्लीट है। ये एग्जांपल हो गए। अगर इनका आयनन देखा जाए दोस्तों तो आयनन भी कर सकते हैं हम लोग। अगर इसका आयनन करेंगे CH3COOH, ठीक है दोस्तों, आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, इसलिए ये साइन बनाना पड़ता है। अब अगर इसे H आयन रिलीज हो गया दोस्तों, ये वाला H आयन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे निगेटिव होगा, तो आ जाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। क्योंकि ये बंदा H आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए कौन हो गया, अम्ल हो गया। अगर दोस्तों HCl की बात कर लें, ठीक, HCl, ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमें H प्लस और Cl माइनस मिलने वाला है, मींस ये भी अम्ल है। अगर इसकी बात कर लूं H2SO4 की, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं दोस्तों इसे, तो आएगा H प्लस और SO4 डबल माइनस, क्योंकि सल्फेट पे कितना आवेश होता है, डबल नेगेटिव हुआ करता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसे बैलेंस भी करना है, SO4 अकेला है, यहाँ पे भी अकेला है, बट H कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ दोस्तों इसे कितना करना पड़ेगा, 2, मींस जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसने आपके कितने H आयन दिए हैं, इसने दोस्तों 2 H आयन दिए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई अम्ल, यहाँ पे कुछ नोट भी रहा करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। पहला नोट, कोई भी अम्ल जितनी आसानी के साथ अपने हाइड्रोजन आयन को त्याग कर देता है वह उतना ही प्रबल प्रकृति का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई अम्ल जितनी आसानी के साथ अपने हाइड्रोजन आयन का त्याग कर देता है वह अम्ल उतना ही प्रबल प्रकृति का हुआ करता है। दूसरा दोस्तों, जो अम्ल के द्वारा जितने हाइड्रोजन आयन का त्याग किया जाता है वह संख्या उसकी क्षारीयता कहलाती है। कंप्लीट है, मींस इसने कितने H आयन का त्याग किया है, 1, इसका मतलब ये कितना क्षारकीय अम्ल है, 1 क्षारकीय अम्ल है, मींस मोनो बेसिक अम्ल है दोस्तों। इसकी अगर बात कर लूं, इसने भी कितना H आयन त्यागा है, 2 H आयन, तो ये कितना है, ये भी मोनोबेसिक अम्ल है, 1 क्षारकीय अम्ल।
दोस्तों इसने कितने हाइड्रोजन आयन का त्याग किया? 2। तो जो एक से ज्यादा करेगा तो ये द्विक्षारकीय अम्ल हो गया, डाइबेसिक अम्ल है। कंप्लीट है, ये ध्यान रखना है आपको। अब दोस्तों अगर एक नोट की और बात कर लें तो एक नोट ये भी रहता है, जो इन्होंने बोला था कि H आयन का त्याग करते हैं, बट हम लोग उस H आयन को सुविधा के रूप में H+ के रूप में ही लिखा करते हैं, बट विलयन में इस फॉर्म में हाइड्रोजन आयन नहीं मिलता है। विलयन में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन आयन आपको मिलेगा H3O+। मींस ये कौन सा आयन है? ये हाइड्रोनियम आयन है। दोस्तों हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? जब कोई एक जल का अणु एक अम्ल के द्वारा त्यागे गए H आयन को ग्रहण कर लेता है तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है दोस्तों। और विलयन में जब जल में किसी अम्ल को घोला जाता है तो अम्ल के द्वारा त्याग किया गया हाइड्रोजन आयन इसी जल के अणु के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और वो काय में परिवर्तित हो जाता है हाइड्रोनियम आयन। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए जो डेफिनेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग विलयन में किसे लेके चलते हैं हम लोग? H+ को दोस्तों। तो ये तो हो गई दोस्तों अम्ल के बारे में। अब बात करते हैं क्षार के बारे में। कंप्लीट दोस्तों, अगर क्षार के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन मींस हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं क्षार कहलाते हैं। कंप्लीट है, क्षार के बारे में बात कर रहे हैं। बेस, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं, ठीक है, क्षार कहलाते हैं। जैसे अगर दोस्तों एग्जांपल लेके चले KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, EDC कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और भी इवन एग्जांपल ले सकते हैं, बट मैं यहां पे 3 एग्जांपल लेके चल रहा हूं। दोस्तों अगर इनका आयनन करेंगे तो आयनन के लिए हमने लिया KOH उत्क्रमणीय चिन्ह, तो दोस्तों यहां से हमें मिलेगा K+ और OH-। ये आयन देने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो क्षार हुआ करते, ध्यान रखेंगे। अब हमने लिया NaOH, क्या प्राप्त होगा दोस्तों? Na+ OH-। तो ये भी कौन हो गया? क्षार हो गया। आ गया BaOH का होल ट्वाइस, तो Ba++ प्राप्त होगा दोस्तों, और OH-। बेरियम डबल+ होता है तभी ये इसे मिला है, सूत्र अगर बनाते वहां पे समझाया जाता है बेटा। OH पे सिंगल- होता है। कंप्लीट है। अब यहाँ पे बैलेंस करना है, तो Ba अकेला है, Ba यहाँ पे भी अकेला है, आवेश से लेना देना नहीं है, यहाँ पे इसको देखना है परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे भी अकेला है, यहाँ पे भी अकेला है, बट OH यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ कितना है दोस्तों? 1, तो इसे कितना करना पड़ेगा? 2, तो ये 2 कर दिया। अब बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब दोस्तों यहां तो एक बात समझ में आ गई कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं क्षार कहलाते हैं। कंप्लीट है। अब यहां पे अगर वही नोट की बात कर लूं तो पहला नोट, कोई क्षार जितनी आसानी के साथ हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करता है वह उतनी ही प्रबल प्रकृति का हुआ करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कोई क्षार दोस्तों उल्टा होता है, यहां पर ध्यान रखेंगे, अम्ल के केस में उल्टा, क्षार के केस में उल्टा। कोई क्षार जितने OH आयन का त्याग करता है वह संख्या उसकी अम्लता कहलाती है। क्षार के केस में अम्लता और अम्ल के केस में क्षारिता। कंप्लीट ध्यान रखेंगे। तो अगर यहां पे मैं देखूं इसने कितना OH आयन का त्याग किया? 1, तो ये इसकी अम्लता कितनी हो गई? इसकी दोस्तों अम्लता हो गई 1। क्षार है लेकिन होगी क्या? अम्लता कितनी होगी दोस्तों? 1। यहां पे देखें इसकी भी अम्लता कितनी है? 1। क्यों 1 ऐसा? क्योंकि इसने 1 OH आयन का त्याग किया, बट इसकी अम्लता दोस्तों कितनी होगी? इसकी अम्लता होगी दोस्तों 2।
क्योंकि इसने 2 OH आयन का त्याग किया। तो दोस्तों ये तो हो गए अम्ल और क्षार। पर दोस्तों इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी थी। क्या क्या कमियां थी, इन पे भी बात करते हैं। दोस्तों अगर इस सिद्धांत की सीमाओं की बात करें, लिमिटेशंस की बात करें, तो पहली लिमिटेशंस इसकी है कि यह सिद्धांत अम्ल और क्षार की केवल जलीय विलयन में व्याख्या करता है। अगर कोई पदार्थ जल में अविलेय है और अम्लीय प्रकृति का है तो यह उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। कंप्लीट। तो यह एक इसकी लिमिटेशंस है। सेकेंड, यह सिद्धांत जैसे ElCl3 और BF3 आदि पदार्थों की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है। क्यों? इनके अकॉर्डिंग H आयन का त्याग करने वाले, इनमें तो H आयन है ही नहीं, तो इनकी और ये अम्लीय प्रकृति के हुआ करते हैं, तो अम्लीय प्रकृति हुआ करते हैं, लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जो थर्ड कंडीशन आती है, यह सिद्धांत NH3 व PH3 मींस ये क्षारीय प्रकृति के हुआ करते हैं, तो इनकी क्षारीय प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्षारीय प्रकृति के वो पदार्थ होते हैं जो OH आयन का त्याग करते हैं, बट इनमें OH आयन नहीं है। कंप्लीट है। और लास्ट इनकी ये लिमिटेशंस थी कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि अम्ल जलीय विलयन में H आयन का त्याग करते हैं, बट ये व्याख्या नहीं कर पाए कि ये H आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में क्यों परिवर्तित हो जाता है, इस रूप में क्यों नहीं रहता, इस रूप में क्यों पाया जाता है, यह इसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहे। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी लिमिटेशंस। अब बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट की। कंप्लीट। चलिए बात करते हैं। दोस्तों ब्रॉन्स्टेड और लॉरी अवधारणा की अगर बात करें तो इस अवधारणा को ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने सन 1923 ईस्वी में रिप्रेजेंट किया। इनके अनुसार जो अम्ल होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, ठीक है, और क्षार वो पदार्थ होते हैं या क्षारक वो पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन को ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ये इनकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसके विपरीत वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं क्षारक कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आ रहा है क्षार और क्षारक, इनमें क्या डिफरेंस होता है इस पे अभी मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। कंप्लीट है। अब अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लें तो यहां से एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है कि अगर अम्ल ने एक H आयन का त्याग किया, सपोज जल है HCl था और H2O था, तो इसकी टेंडेंसी होती है एक प्रोटॉन को रिलीज करने की, ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसने एक इसे H आयन दे दिया, तो ये काय में चेंज हो जाएगा H3O+ मींस हाइड्रोनियम आयन में, और ये बंदा काय में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पे था प्लस, इसने यही प्लस उसे दे दिया, इस पे क्या होता था माइनस, यहां क्या शेष रह गया, यहां शेष रह गया दोस्तों Cl-। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मींस जब कोई अम्ल जल को H आयन देता है तो वो काय में परिवर्तित हो जाता है H3O+ में। यही कॉन्सेप्ट जो था वो आर्हीनियस समझाने में असमर्थ रहे थे। उन्हें ये नहीं बता पाए थे कि जब अम्ल H आयन का त्याग करता है तो विलयन में H आयन के रूप में H आयन उस रूप में क्यों नहीं रहते हैं, H3O+ में क्यों परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां से ये बात क्लियर हो जाती है। कंप्लीट है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। दोस्तों इसके एग्जाम्पल को समझने से पहले एक और बात समझ लेते हैं। अगर मैं एक यहां पे अम्ल की बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, और एक क्षारक की बात कर रहा हूं, क्षारक। अब दोस्तों यहां पे ये देखना है, अगर कोई मैंने अम्ल लिया, सपोज दैट एसिडिक अम्ल ले लिया CH3COOH, ठीक है दोस्तों, और एक कोई क्षारक ले लिया, सपोज दैट H2O, ये एज अ क्षारक वर्क कर रहा है। तो दोस्तों जब इन दोनों की रिएक्ट कराएंगे, दोनों की रिएक्शन कराएंगे, तो अम्ल की टेंडेंसी होती है इनके अकॉर्डिंग प्रोटॉन को देने की, और जो बेस है ये क्षारक है जो आपका, उसकी टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। तो दोस्तों अगर ये अम्ल जैसे ही इसके संपर्क में आएगा ये अपना एक प्रोटॉन मींस H+ लूज कर देगा, तो इसके पास बचेगा क्या, इसके पास बचेगा CH3COO-, यही दोस्तों बचेगा CH3COO-। क्यों,
इसकी टेंडेंसी थी अम्ल की एक प्रोटॉन को देने की, इसने एक प्रोटॉन इसे दे दिया और ये स्वयं काय में परिवर्तित हो गया CH3COO माइनस में। ठीक इसी प्रकार से इसने जैसे ही एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ये काय में परिवर्तित हो गया, H2 थे, एक और आ गया तो गया H3 और O, एक क्या आ गया ABS प्लस, ये इसमें परिवर्तित हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये है, ये पहले एसिड था, सपोज दैट ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर अभी अम्ल है और इसने अपना एक H प्लस क्या किया, त्याग दिया। अब ये काय की तरह वर्क करेगा, ध्यान देना इस बात पे। पहले ये कौन था, अम्ल, इसने H आयन त्याग कर दिया। अब इसे काय की डिमांड है, जो इसका शेष भाग बचा है, इसे एक H की डिमांड है। जब इसके पास H प्लस आ जाएगा, ये पुनः क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो जब कोई एक अम्ल अपने H आयन को त्याग कर देता है, जो उसका शेष बचा भाग होता है, उसे H आयन की डिमांड रहती है और जिसे H आयन की डिमांड रहेगी वो कौन होगा, क्षारक। क्यों, क्षारक क्या होते हैं, H आयन को ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये अम्ल था, जब इसने एक H आयन का त्याग कर दिया तो इसका जो शेष भाग बचा उसे एक H आयन की डिमांड है, मतलब इसका जो शेष भाग है वो काय की तरह काम करेगा, क्षारक की तरह। क्यों करेगा सर क्षारक की तरह, क्योंकि इसे एक H आयन की डिमांड है और H आयन की डिमांड कौन रखता है दोस्तों, क्षारक रखा करता है, कंप्लीट। ठीक इसी प्रकार से ये क्षारक है, इसे जैसे ही एक H प्लस मिल गया तो ये बदल गया H3O प्लस में। अब इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, जो इसके पास H प्लस आया है उसे त्याग करने की, और त्याग करने की जो टेंडेंसी होती है वो किसकी होती है, अम्ल की। तो ये काय की तरह काम करेगा, अम्ल की तरह। अब यहां से दोस्तों एक रिलेशन बन जाएगा, देखिए आप, ठीक है। इस अम्ल का अगर मैं क्षारक देखूं तो कौन है, CH3COO माइनस, और इसे बोलते हैं हम संयुग्मी। इस अम्ल का संयुग्मी क्षारक है ये, संयुग्मी क्षारक। दोस्तों ध्यान रखना, जो एसिटिक अम्ल है उसका संयुग्मी क्षारक कौन हुआ करता है, CH3COO माइनस। ठीक इसी प्रकार से ये जल है, तो जल या क्षारक, इस क्षारक का संयुग्मी अम्ल कौन होगा, H3O प्लस, संयुग्मी अम्ल, एक पेयर बन जाता है। दोस्तों इस पेयर के अकॉर्डिंग ही आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाते हैं। एक एसिड दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसका जो संयुग्मी क्षारक होगा वो क्या होगा, या कोई क्षारक दे दिया जाएगा, उससे पूछ लिया जाएगा इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा। तो यहां से दोस्तों आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोस्तों अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। हमने लिया HCl, ठीक है दोस्तों, इसको रिएक्ट कराया H2O के साथ, तो क्या होगा दोस्तों, अम्ल, अम्ल की जो टेंडेंसी होती है वो होती है प्रोटॉन को त्याग करने की। यहाँ पर ये HCl अम्ल है, तो यहाँ पे दोस्तों एक ये प्रोटॉन को त्याग कर देगा और H2O एज अ बेस वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों जब ये एक H आयन का त्याग करेगा तो इस पे था H प्लस Cl माइनस, यहाँ पर जैसे ही ये H प्लस आएगा, कंप्लीट, अब जैसे ही इस पे H प्लस आएगी, क्या में बदल जाएगा, H3O प्लस में, ठीक है, H3O प्लस में। तो ये H3O प्लस में परिवर्तित हो गया, H3O प्लस में। दोस्तों ये यहां से जब एक H प्लस चला गया, इसके पास शेष क्या बचा दोस्तों, इसका शेष बचा है Cl माइनस, तो ये काय में कन्वर्ट हो गया Cl माइनस में। दोस्तों यहां एक बात देखनी है, अगर इस बंदे ने एक H प्लस को त्याग किया है तो ये एज अ एसिड वर्क कर रहा है, अम्ल की तरह कार्य कर रहा है। अब इसका जो शेष पार्ट बचेगा, Cl माइनस बचा ना शेष पार्ट, तो इसे किस बात की आवश्यकता होगी, इसे एक H प्लस की आवश्यकता होगी, और H प्लस की जिसे डिमांड होती है वो किसकी तरह वर्क करता है, क्षारक की तरह। तो इसका जो शेष भाग बचेगा वो काय की तरह काम करेगा, क्षारक की तरह। क्यों, क्योंकि इसे एक H प्लस की डिमांड है, और H प्लस की जिसे डिमांड होती है वो क्षारक हुआ करता है। अब दोस्तों ये इस बंदे ने पहले एक H प्लस को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, इसलिए ये कैसे वर्क कर रहा है, एज अ क्षारक वर्क कर रहा है। अब इसके पास एक H प्लस आ गया, अब इसकी टेंडेंसी रहेगी किसी तरह से इस H प्लस का क्या कर दे, त्याग कर दे। जब ये H प्लस के त्याग करने की टेंडेंसी रखेगा तो ये एज अ अम्ल वर्क करेगा। अर्थात हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि
H2O क्षारक का संयुग्मी अम्ल, एक जोड़ा बन जाता है, कंजुगेटेड एसिड। तो H2O का संयुग्मी अम्ल कौन होता है? हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक इसी प्रकार से HCl अम्ल का संयुग्मी क्षारक कौन होता है? तो दोस्तों इसका संयुग्मी क्षारक कौन होता है? Cl-। एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, हमने लिया दोस्तों HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस इसकी रिएक्शन कराई हमने दोस्तों NH3 अमोनिया के साथ। तो क्या होगा? ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों इस चीज को। क्यों? रीजन इसका ये है क्योंकि इसमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव 101% पूछ ले जाता है, यहां से लेके कंपटीशन तक। तो ध्यान रखेंगे इसमें दोस्तों। यहां से ये अम्ल है तो ये यहां से एक H+ का त्याग करेगा, इस पे माइनस हुआ करता है। तो जैसे ये H+ इसके पास आएगा तो ये काय में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा अम्ल में। और कौन से अम्ल में? NH3 तो पहले था दोस्तों, एक और आएगा तो कितना आ जाएगा? 4। और साथ में क्या आएगा? इसके आवेश प्लस। और दोस्तों इसके पास क्या शेष रह जाएगा? NO3-। ठीक है। अब दोस्तों यहां से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 का संयुग्मी क्षारक कौन सा होता है? संयुग्मी क्षारक होता है NO3-, कंप्लीट नाइट्रेट आयन। ठीक इसी प्रकार से अमोनिया NH3 क्षारक का संयुग्मी अम्ल कौन होता है? तो दोस्तों इसका संयुग्मी अम्ल होता है अमोनियम आयन NH4+। एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, H2SO4 दोस्तों इसके अगर इसके साथ रिएक्ट करा दो NH3, यहां देखिए दोस्तों इसके द्वारा एक H+ का त्याग किया जाएगा। दोस्तों इस पे कितने H+ हैं? 2 H+ हैं कंप्लीट। तो एक H+ यहां से जाएगा और यहां से जब ये एक H+ इसे दे देगा तो ये काय में चेंज हो जाएगा? NH4+ में दोस्तों, अमोनियम में। बट इसके पास क्या शेष बचेगा दोस्तों? यहां पर शेष बचेगा एक तो H बचेगा, एक H शेष रहेगा क्योंकि एक ही H+ तो आपने त्याग किया है। अगर दोस्तों इसका आयनन मैं दिखाऊं आपको तो ये इसका आयनन इस प्रकार से H+, क्योंकि 2 प्लस के हैं इसमें, और SO4 कितने माइनस होते हैं दोस्तों? इस पे डबल माइनस। तो एक प्लस से एक माइनस कट जाता है, कैंसिल कंप्लीट। तो यहां पे शेष क्या बचेगा? ये आएगा HSO4 सिंगल माइनस, ये इस पर शेष बचेगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस इसका गया है केवल, और माइनस तो शेष रहेगा, एक ही प्लस तो गया है, तो ये कंडीशन आपके पास शेष रह जाएगी। H एक H+ इससे एडजस्ट हो जाएगा, एक माइनस शेष बचेगा। मींस इस बंदे को हम लोग बोलते हैं बाई सल्फेट। तो यहां पे अगर देखा जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो संयुग्मी क्षारक होता है वो क्या होता है? HSO4 हुआ करता है। ठीक इस प्रकार से अमोनिया का जो संयुग्मी अम्ल होता है वो कौन होता है? अमोनियम आयन NH4+। अब दोस्तों अगर इसके और एक दो एग्जाम्पल की बात कर लें तो हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया दोस्तों, H2O+ NH3। दोस्तों यहां ध्यान से देखना है, अगर ये बंदा एक H आयन का त्याग कर दे तो इस बंदे ने एक H आयन को ग्रहण करने के बाद काय में परिवर्तित हो जाना है? NH4+ में। और यहां क्या शेष बचेगा दोस्तों? तो यहां की कंडीशन होती है दोस्तों H+ OH-। तो यहां जब H+ चला गया क्या बचा शेष दोस्तों? OH-। यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो जल है वो एज अ क्षारक भी काम कर रहा है और एज अ अम्ल भी काम कर रहा है कंप्लीट। तो जल कौन हो गया दोस्तों? यहां पे उभयधर्मी हो गया। उभयधर्मी कौन होता है? जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह वर्क करे वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी कहलाते हैं कंप्लीट है। तो दोस्तों यहां से मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया। अब बात करते हैं हम लोग इस ब्रोंस्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस की, कि कहां कहां पे ये अप्लाई नहीं होता है कंप्लीट है। दोस्तों अगर इसके लिमिटेशंस की बात कर लें तो इसके दो लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशन है कि यह सिद्धांत उन अभिक्रियाओं में
अम्ल और क्षार की व्याख्या नहीं करता है जिन अभिक्रियाओं में प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि ये जो अवधारणा थी या कॉन्सेप्ट था ये केवल प्रोटॉन बेस्ड था। अब जिन अभिक्रियाओं में प्रोटॉन का आदान प्रदान होगा ही नहीं तो ये उन अभिक्रियाओं में अम्ल और क्षार की व्याख्या नहीं करेगा। दूसरी इसकी जो लिमिटेशन थी, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 व बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं है। कंप्लीट है। तो दोस्तों इसकी हो गई ये लिमिटेशंस। अब दोस्तों इसके NCERT के इसके एक दो प्रश्न लेके चलते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बात करूंगा लुईस कॉन्सेप्ट की। कंप्लीट। तो इसके एक दो प्रश्न है उस पर भी बात कर लेता हूं। दोस्तों ये आपकी NCERT की बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसी लॉ से रिलेटेड। इन्हें कहा है निम्न ब्रोंस्टेट क्षारकों के संयुग्मी अम्ल क्या होंगे। ये आपको क्षारक दे रखे हैं दोस्तों, इनके आपसे संयुग्मी अम्ल पूछे गए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सपोज इसकी अगर मैं बात कर लूं NH2, इस पर क्या है निगेटिव। दोस्तों क्षारक कब बनता है, ठीक है, क्षारक कब बनता है जब ये किसी से एक प्रोटॉन ग्रहण करता है, तभी तो क्षारक होता है। अब दोस्तों ये बंदा कह रहा है कि इसका जो अम्ल है संयुग्मी वो बताइए। तो अम्ल ये दोस्तों इसका अगर हमें अम्ल बनाना है तो इसका अम्ल कैसे बनाएंगे दोस्तों, जब किसी अम्ल ने एक एचाइन त्यागा होगा तभी तो ये क्षारक बना होगा। तो इसका जो अम्ल होगा उसे हम क्या करें, एक एचाइन दे दे। अगर इसे एक H+ दे देंगे तो ये क्या काय में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 था एक और आ गया 3 हो गया और ये प्लस माइनस उदासीन हो गया। कंप्लीट। तो ये कौन बन गया, इसका अम्ल। मींस अगर किसी क्षारक को आपको संयुग्मी अम्ल में कन्वर्ट करना है तो उसे एक प्रोटॉन दे दीजिएगा। कंप्लीट है। ठीक इसी प्रकार से NH3 दोस्तों ये कौन है, एक क्षारक है। अब इसे आपको काय में कन्वर्ट करना है, अम्ल में। तो अम्ल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे एक H+ दे दीजिएगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NH3 था एक और आ गया 4 प्लस एक कौन आ जाएगा इस पे आवेश अमोनियम, ये कौन बन गया, अम्ल। मींस अमोनिया का जो संयुग्मी अम्ल हुआ वो कौन होगा, NH4+। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर इसकी बात कर लूं HCOO- तो दोस्तों ये कौन है, क्षारक। ठीक है। इसे काय में कन्वर्ट करना है आपको, अम्ल में। जैसे ये है, सपोज ये अम्ल था, इसने जैसे ये त्यागा काय में बदल गया, क्षारक में। अब इसका जो क्षारक है इसका अगर अम्ल बनाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, एक एचाइन इसे क्या करो, ग्रहण करा दो। तो यहां पे जब मैंने इसे एक एचाइन दे दिया H+ तो क्या आ जाएगा, HCOO प्लस माइनस उदासीन और H एसिटिक अम्ल, सॉरी फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं इसके लिए, HCOOH। तो ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन और ले दोस्तों, ये ब्रोंस्टेट लोरी के कॉन्सेप्ट पर आधारित सेकंड प्रश्न कंप्लीट। क्या है ये, इनका H2O HCO3- और HSO4 के संयुग्मी अम्ल व क्षारक लिखिए। सपोज H2O और HCO3 सिंगल माइनस और दोस्तों H2SO4 सिंगल माइनस। अब दोस्तों इसका एक तो संयुग्मी अम्ल बनाना है बंदे का, ठीक है, और एक कौन बनाना है, क्षारक। अभी मैंने आपको बताया पहले वाले क्वेश्चन में, अगर संयुग्मी अम्ल बनाना है तो आप क्या करेंगे, प्रोटॉन को ग्रहण कराएंगे, काय में बदल जाएगा, अम्ल में। ठीक है। तो इसका जब संयुग्मी अम्ल बनाएंगे तो इसे एक प्रोटॉन देना पड़ेगा आपको। जब एक प्रोटॉन इसे ग्रहण करा देंगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O+ में। मींस H2O का जो संयुग्मी अम्ल होता है वो कौन होता है, H3O+, हाइड्रोनियम आयन। और जब इसका क्षारक बनाएंगे तो इससे एक H+ क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, H+ कम करना पड़ेगा। जब इससे एक H+ कम कर देंगे तो क्या बचेगा इसमें, OH-। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मींस जल का जो संयुग्मी अम्ल है वो कौन है, H3O+, और इसका संयुग्मी क्षारक कौन है, OH-। ठीक इसी प्रकार से इसका काउंट करते हैं अपने लोग। अगर इसका संयुग्मी अम्ल बनाना है दोस्तों तो इस पे H+ क्या करना पड़ेगा, ग्रहण कराना पड़ेगा। जब H+ यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, H2 क्या है, CO3 प्लस माइनस उदासीन हो जाएगा, H2CO3। इस HCO3 बाइकार्बोनेट का कौन हो गया, संयुग्मी अम्ल हो गया। अब इसका अगर मुझे क्या बनाना है, संयुग्मी क्षारक, तो एक H+ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इससे कम करना पड़ेगा।
कम करेंगे तो यहां से क्या होगा, जो H था ये H प्लस एक कम हो जाएगा तो बचेगा CO3 डबल माइनस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक H प्लस इसके एक माइनस को उदासीन करे था, बट इसका जैसे ही प्लस चला गया तो दोस्तों इसका जो एक माइनस था वो शेष रह जाएगा। इसका एक बार मैं इधर स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, H प्लस CO3 डबल माइनस, ये कंडीशन हुआ करती है। अब जब ये इसके साथ जुड़ा हुआ था तो ये जुड़ा हुआ इस रूप में था HCO3 सिंगल माइनस। क्यों? इसने इसका दोस्तों एक माइनस क्या करा था, उदासीन कर लिया था, तभी उस पर क्या रह गया था, एक माइनस रह गया था। लेकिन जब ये H प्लस चला गया, जब H प्लस चला जाएगा दोस्तों तो ये भी उदासीन नहीं रहेगा और ये भी फ्री हो जाएगा। तो यहां से जैसे ही ये H प्लस गया तो इसका दूसरा वाला जो छुपा हुआ था माइनस, वो भी क्या होगा, सामने आ जाएगा और काम बदल जाएगा CO3 डबल माइनस में। ठीक यही कंडीशन इस पे अप्लाई होती है दोस्तों। ये यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे H है, यहाँ पे H2 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब अगर मुझे इससे संयुग्मी अम्ल बनाना है दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा, H प्लस इसमें ग्रहण करा दो तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, H क्या बनेगा 2 और SO4 प्लस माइनस उदासीन। ठीक इसी प्रकार से जब संयुग्मी क्षारक बनाना है तो इसमें से एक H प्लस क्या कर दो, कम कर दो। जब दोस्तों ये ऊपर वाली ही कंडीशन है, जब इसे एक H प्लस कम करेंगे तो ये जो प्लस वाला एक माइनस को जो उदासीन करे था वो जैसे ही हटेगा वो माइनस भी क्या हो जाएगा, 100 होने लगेगा। मीन्स यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों, SO4, ये माइनस भी आ जाएगा डबल माइनस। तो दोस्तों H2SO4 सिंगल माइनस, HSO4 सिंगल माइनस का जो संयुग्मी अम्ल हुआ करता है वो हुआ करता है H2SO4 और इसका जो संयुग्मी क्षारक हुआ करता है वो हुआ करता है SO4 डबल माइनस, सल्फेट आयन। तो दोस्तों इस तरह के आपके क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग थर्ड अवधारणा की, मींस थर्ड कॉन्सेप्ट की, जो कौन था, लुईस कॉन्सेप्ट। कंप्लीट, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों लुईस की अगर अवधारणा की बात करें तो इस अवधारणा को इन्हीं ने सन 1923 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इन्होंने बोला था कि वे उदासीन अणु या धनायन जो इलेक्ट्रॉन युग्म को, मींस जो मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ करता है, उसे एक्सेप्ट करने की, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। इसके विपरीत वे उदासीन अणु या ऋणायन जो इलेक्ट्रॉन युग्म को या मुक्त इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की, त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। कंप्लीट, ये इनकी जो डेफिनेशन थी कि बे उदासीन अणु या धनायन जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। इसके विपरीत बे उदासीन अणु या ऋणायन जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग, इस बात पे ध्यान रखना है, ये ग्रहण करने की टेंडेंसी रखते हैं, ये त्याग करने की टेंडेंसी रखते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो अम्ल हुआ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट करने की, और जो बेस हुआ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करने की टेंडेंसी रखा करते हैं। कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही और एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनर या त्यागी हुआ करता है। कंप्लीट है। अब दोस्तों इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर दोस्तों इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जो लुईस अम्ल हुआ करते हैं BF3 और एल्यूमिनियम क्लोराइड आदि हुआ करते हैं। अब इनमें अगर ये एज अ लुईस एसिड वर्क कर रहे हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। कंप्लीट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करना चाहेंगे, ग्रहण करना चाहेंगे। देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर से। अगर बोरान की मैं बात कर लूं तो बोरान बी, इसका दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है 5। ठीक है, जब इसका आप डिवाइडेशन करेंगे तो 2,3 प्राप्त होगा हमारे लिए। तो अगर इसका परमाणु क्रमांक है 5 तो इसमें 2,3 ये प्राप्त होगा हमारे लिए। तो इसके 1, 2 और 3 ये इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एफ क्या होता है, हैलोजन। इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7। एफ दोस्तों कितने होंगे इसमें, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कंप्लीट। प्रत्येक एफ परमाणु को मैंने आउटर मोस्ट सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट किया है, और बोरान के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3।
उसे मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब दोस्तों अगर इसका बिंदु सूत्र बनाएं तो ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, और दोस्तों ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। क्यों कर लेगा? प्रत्येक बंदा अपने को स्थायी करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की प्रवृत्ति रखता है। कंप्लीट है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। इसे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड थी। 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए। बट यहाँ देखिए क्या बोरान के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हुए? देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन की अभी डिमांड है इसे? 2 इलेक्ट्रॉन की। मींस एक पेयर ये एक्सेप्ट कर सकता है, और इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की वजह से ये कौन हो जाता है? लुईस एसिड हो जाया करता है। कंप्लीट है। लुईस एसिड क्या हुआ करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप इसका भी बिंदु सूत्र बना सकते हैं। कंप्लीट है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने आते हैं? 13। तो एल्यूमिनियम Al 13 में, अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर इसका परमाणु क्रमांक देखें होता है 13, आउटर मोस्ट शेल में कितना आएगा? 3 को 1 2 3। हेलोजन, अगेन हेलोजन में आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में ले लीजिएगा 7 होंगे, एक यहां से ले लेगा, कितने हो जाएंगे इसके? 8, एक यहां से ले लेगा 8, एक यहां से ले लेगा 8। इनके तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, बट इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए हैं। 2 2 4 और 2 6, कितने की डिमांड रहेगी इसे? 2 की। और यही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी के कारण ये भी क्या हो जाता है? लुईस एसिड हो जाया करता है। अब बेस की बात कर लूं तो यहां पे अगर नाइट्रोजन को लूं तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7। अगर इसके आउटर मोस्ट जो सेल में इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं उनकी अगर मैं बात कर लूं तो वह करता है 5। कंप्लीट है। अब इसका जो बिंदु सूत्र बनाए N, 5 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 हो गए दोस्तों। 1 2 3 4 5। H, 3 डायरेक्शन में H ले लिया मैंने दोस्तों। ये एक चैप्टर लेके आऊंगा मैं आपको, उसमें ये बिंदु सूत्र बनाना भी सिखाऊंगा, वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1, इसे 1 दे दिया, इसे 1 दे दिया, इसे 1 दे दिया, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने की डिमांड करता है? 2 की। और ये 2 में ही क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है, क्योंकि इसे हीलियम की संरचना प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों अगर काउंट करें तो नाइट्रोजन के काउंट करें 2 2 4 2 6 और 2 8, ये भी क्या हुआ दोस्तों? ये भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर चुका है। बट इसके पास ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को त्याग करने की टेंडेंसी रखता है, और इसी टेंडेंसी के कारण ये कौन हो जाता है? लुईस बेस हो जाता है। कंप्लीट है। क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो किसी को त्याग कर सकता है, बट यहां पे कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था और इनके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डिमांड थी, इसलिए ये कौन हो गए थे दोस्तों? लुईस एसिड हो गए थे। तो लुईस क्षार और लुईस एसिड, यहां से क्लियर हुआ कि जो लुईस बेस हुआ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की टेंडेंसी रखा करते हैं, और जो लुईस एसिड हुआ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखा करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया लुईस की जो अम्ल क्षार अवधारणा थी। कंप्लीट है दोस्तों। अब मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपसे लवण के बारे में। कंप्लीट है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। अगर लवण की बात करें, ठीक है, तो लवण की डेफिनेशन जो हुआ करती है कि अम्ल और क्षार की क्रिया से, ठीक है, जल के अतिरिक्त बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। कंप्लीट है। और यह क्रिया उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। अब आता है लवण का वर्गीकरण। तो लवण को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो एक तो हुआ करता है सामान्य लवण, सामान्य लवण, ठीक है। एक दोस्तों हुआ करता है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। एक दोस्तों हुआ करता है क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। एक दोस्तों हुआ करता है द्विक लवण, फिटकरी वगैरह, द्विक लवण। एक दोस्तों हुआ करता है मिश्रित लवण,
मिश्रित लवण, और एक दोस्तों हुआ करता है जटिल लवण या संकर लवण भी कहते हैं जिसे, जटिल लवण। इतने प्रकार के दोस्तों लवण हुआ करते हैं। ठीक है, लवण की डेफिनेशन हो गई। अब ये टाइप्स ऑफ साल्ट हो गए। अगर इनकी डेफिनेशन की बात कर लूं तो दोस्तों बहुत ही इजी रहती है। यहां से अगर बात करूं सामान्य लवण, तो सामान्य लवण कैसे बनते हैं, कंप्लीट है। तो सामान्य लवण बनते हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के पूर्ण विस्थापन से बनने वाले लवण सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे अगर किसी अम्ल और क्षार की क्रिया कराएं तो अम्ल से पूर्णतया एच आयन चला जाए और क्षार से पूर्णतया OH आयन चला जाए, पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाए, तो जो यौगिक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पे, अगर मैंने HCl और NaOH की क्रिया कराई तो दोस्तों यहां से मुझे मिलेगा NaCl और प्लस H2O। अब यहां से अम्ल से पूर्णतया H चला गया, इससे पूर्णतया OH चला गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, NaCl, जो कि ये कैसा लवण होगा, सामान्य लवण। मींस ना तो इसमें कोई विस्थापनीय हाइड्रोजन है, ना इसमें कोई विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ये कौन हो गया, एक सामान्य लवण। दोस्तों अगर अम्लीय लवण की बात कर लें, अम्लीय H+ से मतलब होता है अम्लीय में, तो इसका मतलब कि वे लवण जिनमें कम से कम एक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। इनके दोस्तों अगर एग्जाम्पल देख लिए जाएं तो एग्जाम्पल होता है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट। दोस्तों ये अम्लीय लवण क्यों है, क्योंकि अगर इन्हें मैं डिवाइड करूं तो यहां से एक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, तो इसी एक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु के उपस्थित होने के कारण दोस्तों ये आपके अम्लीय लवण हो जाते हैं। कंप्लीट है। अब क्षारीय लवण की अगर मैं दोस्तों बात कर लूं तो क्षारीय लवण में कम से कम क्या होगा, एक विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन उपस्थित होगा। कंप्लीट। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इसमें ले लिया ZnOH और Cl, जिंक हाइड्रोक्सिल या जिंक हाइड्रोक्सिल क्लोराइड इसका नाम होगा। ऐसी और ले लिया दोस्तों मैंने एक MgOHCl मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। इन दोनों में दोस्तों क्या है, एक OH और एक OH विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है, जिस कारण ये कैसे लवण हो गए दोस्तों, ये हो गए क्षारीय लवण। कंप्लीट। सामान्य लवण क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों के पूर्ण विस्थापन से प्राप्त हो, सामान्य लवण। अम्लीय लवण वे लवण जिनमें कम से कम एक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, कौन से लवण कहलाएंगे, अम्लीय लवण। ये एग्जांपल दे दिए। क्षारीय लवण वे लवण जिनमें कम से कम एक हाइड्रोक्सिल आयन कैसा, विस्थापनीय अवस्था में उपस्थित हो, क्या कहलाएगा दोस्तों, क्षारीय लवण कहलाएगा। अब इन लवणों पे थोड़ा सा वर्क करते, क्यों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। और दोस्तों इन सभी की डेफिनेशन कि PDF नोट्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर लूंगा, जहां से आप जाके इनकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं और अपनी कॉपी वगैरह में नोट भी कर सकते हैं। कंप्लीट है। चलिए इन पे मैं बात कर दोस्तों, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण, उनकी डेफिनेशन भी इजी होती है और एग्जाम्पल के थ्रू समझ में भी आ जाती है। बट द्विक लवण की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जब दो सामान्य लवणों का जब क्रिस्टलीकरण कराया जाता है, कंप्लीट क्रिस्टलन की क्रिया कराई जाती है, तो जो लवण हमें प्राप्त होता है उसे हम द्विक लवण कहा करते हैं। जैसे में एग्जांपल आता है फिटकरी। ठीक है, फिटकरी अगर देखा जाए तो एक सामान्य लवण ये है और एक सामान्य लवण ये है। इन दोनों का जब क्रिस्टलन कराया जाता है तो ये जल की अवस्था आ जाती है, तभी क्रिस्टल बन जाते हैं। तो इनके क्रिस्टलन से जो ये लवण बना, ये द्विक लवण कहलाता है। इसका अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसे हम एलम कहते हैं। ठीक है, पोटास एलम या फिटकरी कहते हैं। दूसरा दोस्तों है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे हम लोग मोहर लवण कहते हैं। तो दोस्तों ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट मिश्रित लवण। दोस्तों अगर बात करें हम लोग मिश्रित लवण की, तो यहां पे हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है। ये जितने पॉजिटिव साइन वाले बंदे हुआ करते हैं, कंप्लीट है, ये सब के सब हुआ करते हैं क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक। और जितने निगेटिव साइन वाले होते हैं, निगेटिव साइन वाले, ये सब के सब हुआ करते हैं अम्लीय मूलक, अम्लीय। ठीक है।
अब दोस्तों यहां पे ध्यान रखना है आपको, अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो इससे डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये दोनों के दोनों कौन है, इन पे पॉजिटिव साइन हुआ करता है, तो ये कौन हो गए, क्षारीय मूलक। तो ये दो क्षारीय मूलक हो गए, और ये कैसा मूलक है, अम्लीय मूलक। दोस्तों यहां पे भी ये भी पॉजिटिव साइन, ये भी पॉजिटिव साइन, ये भी कैसा, निगेटिव वाला, ये निगेटिव वाला, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, अगर एक चीज कॉमन ले ली जाए तो यहाँ पे ये वाला बंदा जो निगेटिव साइन वाला है वो तीनों जगह पे एक 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 है, कंप्लीट है। और ये कौन सा है, अम्लीय मूलक। कौन सा मूलक है दोस्तों, अम्लीय मूलक। माइनस वाले कौन से मूलक होते हैं, अम्लीय मूलक। तो दोस्तों अम्लीय मूलक यहाँ पे भी अकेला, यहाँ पे भी अकेला, तो यहां से एक अम्लीय मूलक, ठीक है, दो या दो से अधिक क्षारीय मूलकों से संयोग कर रहा है, ठीक है। तो यहां से एक डेफिनेशन बन के आ जाती है कि वे लवण जिनमें एक ही अम्लीय मूलक, ठीक है, दो या दो से अधिक क्षारीय मूलकों से संयोग करता है, मिश्रित लवण कहलाते हैं। यहां से आ जाते हैं वे लवण जिनके अणु में एक ही अम्लीय मूलक दो या दो से अधिक क्षारीय मूलकों से संयोग करता है, मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया, इसका नाम आएगा दोस्तों सोडियम पोटेशियम सल्फेट, नाम हो गया सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अब दोस्तों अगर इसके नाम की बात कर ले, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, नाम हो गया दोस्तों मैग्नीशियम अमोनियम, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट। दोस्तों यहां पे बात करूं तो दो है सोडियम, तो आएगा डाई सोडियम, डाई सोडियम। और दोस्तों इसका नाम आएगा पोटेशियम फास्फेट, पोटेशियम तो दोस्तों ये तो आपके हो गए मिश्रित लवण। अब लास्ट जो लवण आपका बचता है जटिल लवण या संकर लवण, उस पर ही बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर जटिल लवण या संकर लवण की मैं बात करूं तो ये द्विक लवण ही हुआ करते हैं, लेकिन इनमें और उनमें क्या अंतर हुआ करता है। वो द्विक लवण जो हुआ करते थे दो सामान्य लवणों के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त हुआ करते थे, ये भी दो सामान्य लवणों के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होते हैं, लेकिन जब उन्हें ब्रेक किया जाता था या आयनित किया जाता था तो वो सामान्य आयन में ब्रेक हुआ करते थे। बट इसमें यह अंतर हुआ करता है कि जब इन्हें ब्रेक किया जाए तो ये एक तो सामान्य आयन देते हैं और एक डिफरेंट टाइप का आयन देते हैं, जिसे हम जटिल आयन कहते हैं, कंप्लीट है। जैसे इनके एग्जांपल है, अगर डेफिनेशन की भी बात करूं, बे द्विक लवण मींस ये द्विक लवण ही हुआ करते हैं जो दो सरल लवणों के क्रिस्टलन से प्राप्त होते हैं। जो द्विक लवण हुआ करते थे वो दो सरल लवणों के क्रिस्टलन से प्राप्त हुआ करते थे, लेकिन विलयन में इन वाले बंदों की बात कर रहा हूं, आयनित होने पर एक सरल आयन, एक कैसा आयन देगा ये सरल आयन, और एक कैसा देगा जटिल आयन देते हैं, जटिल लवण कहलाते हैं। अगर उन द्विक लवणों का मैं आयनन कराता तो प्रत्येक कंडीशन में केवल सरल आयन प्राप्त होते, यहां पर क्या प्राप्त होगा, एक जटिल आयन। जैसे फिटकरी है, अगर उससे ब्रेक कराओगे तो SO4 अलग हो जाएगा, K अलग हो जाएगा, Al अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा, बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे भी ऐसा हो जाता, जैसे K अलग हो जाता, Fe अलग हो जाता, Cn अलग हो जाता, तो ये भी एक कैसा हो जाता, द्विक लवण। बट हुआ क्या यहां पे, जैसे इसे ब्रेक कराया, इसका नाम है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ठीक है, और इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे देखें, जैसे ही इसे ब्रेक कराओगे के पोटेशियम पर होता है प्लस, कितने के हैं यहां पे 3, तो 3 कर लो, ये कैसा आयन हो गया दोस्तों, सामान्य आयन, ठीक है दोस्तों, ये सामान्य आयन हो गया। बट जो इसका सेकंड कंडीशन है, ये वाला बंदा, ये पुनः ब्रेक नहीं होता। अगर इसे मैं लिखूंगा तो इसे ऐसे लिख सकता हूं FeCN6 और 3- क्यों 3- होंगे तभी इसे मिलेंगे K3 को, तो ये जटिल आयन हो गया। कैसा आयन हो गया, जटिल आयन। ये द्विक लवण कब होता, जब Fe अलग ब्रेक होता और Cn
अलग ब्रेक होता, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए कौन सा आयन हो गया, जटिल आयन। ठीक है, और ये जटिल आयन देने की वजह से ये कैसा बन गया, जटिल लवण बन गया। अब इसको भी ब्रेक कर लो तो K प्लस होता है, कितने हैं, 4 हैं, तो 4 आ जाएंगे। कैसा लवण है ये, सॉरी आयन है, सामान्य आयन। ठीक है दोस्तों, बट यहां पे अगेन यही आएगा FeCN6, बट इस पे दोस्तों आवेश कितना आएगा, आपकी बार आवेश आएगा 4, और कैसा आयन है, माइनस। कैसा है, जटिल। जटिल आयन हो गया। अब दोस्तों ये तो हो गए आपके अम्ल, क्षार और लवण की बातें कंप्लीट है। इस वीडियो में मैं पूरा आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब इस चैप्टर के आगे अगर मैं देखूं तो आते पीएच वैल्यू और उसका स्केल और उससे रिलेटेड आंकिक प्रश्न। उसके लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं, मींस इस चैप्टर का आगे का भाग अपलोड करने वाला हूं। और उस वीडियो को मेरी पाने के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट।